अस्सलाम वालेकुम जी। ख़बर की ख़बर में मैं शफ़ीक अवान खालिद क़यूम और सलमान आबिद साहब के साथ ही सारा आपको सलाम पेश करता है और हस्ब मामूल हमारी दुआ है, हम सब की दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर व बरकत लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने पाकिस्तान के कल के इश्यूज़ को कैसे देखा, मैं एक नज़र चाह रहा हूँ कि आप भी देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से वजीर आजम इमरान खान का बयान और एब्सोल्युटली नॉट पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात की वजाहत आज के कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया हुई। रोजनामा जंग ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान की सुर्खी लगाई है। अल्फाज हैं, इनकार की कीमत चुकाई, दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो उसके नताइज का सामना करना होगा। चौधरी फवाद हुसैन। रोजनामा खबरें ने भी इसी बयान को अहमियत दी है और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्रिकेट मैच मनसूखी, नो मोर की कीमत। रोजनामा एक्सप्रेस ने वजीर आजम इमरान खान के बयान को नुमाया तौर पर शाया किया है। तालिबान को तस्लीम करने का फैसला हमसायों से मिलकर करेंगे वजीर आजम। रोजनामा दुनिया ने भी वजीर आजम के बयान की ही लीड लगाई है। अल्फाज हैं, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करें या नहीं, हमसाया ममालिक के साथ इज्तिमाई फैसला करेंगे इमरान खान। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी नवाज शरीफ की जायदादें फरोख्त करने से मुतालिक है। एवन फील्ड्स नवाज शरीफ की जायदादें फरोख्त करने का हुक्म नैब ने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भेज दिया। और रोजनामा नवाए वक्त ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान को अहमियत दी है। पाकिस्तान सियाहत, खेलों, तिजारती सरगर्मियों के लिए महफूज है, जनरल बाजवा। अंग्रेजी अखबारात में एक्सप्रेस, ट्रिब्यून ने वजीर आजम के बयान को टॉप स्टोरी में लिया। नो यूनिलेटरल रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट सेज पीएम। द नेशन ने भी वजीर आजम के बयान को मेन स्टोरी में रखा। पीएम होप्स तालिबान विल अलाउ गर्ल्स टू गो टू स्कूल। डॉन अखबार की लीड स्टोरी इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी से मुताल्लिक है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट एग्री टू सेट अप पैनल फॉर पूल रिफॉर्म्स। और तालिबान काबीना में तौसीह दी। दी न्यूज की हेडलाइन है, तालिबान एक्सपेंड कैबिनेट टू मेक इट इंक्लूसिव। ये थी जी पाकिस्तान के अखबारात की एक झलक। हमने कहा आपको सुबह सुबह आपका नाश्ता जो है पूरे पाकिस्तान के अखबारात की ख़बरों से करा दिया जाए, वो हो गया। अब चलते हैं ज़रा रनडाउन की तरफ। आज हमारा प्रोग्राम का रनडाउन क्या है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। क्रिकेट दौरों की मनसूखी, पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट की कीमत चुकाना पड़ी। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तनाज़ा, पार्लिमानी कमेटी बनाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ से जुर्माना वसूली के लिए जायदादें बेचने का हुक्म। कबल अज़ वक्त इंतखाबात की अफवाहें दम तोड़ गईं। कौमी सियासत और अपोजिशन, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है। आज के प्रोग्राम में रोजनामा जंग का इदारिया है कश्मीर पर सऊदी अरब की सालसी की पेशकश के हवाले से, और आज के प्रोग्राम में हम एक्सप्रेस ट्रिब्यून से जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब का कालम है इंडियन पाकिस्तान ताल्लुकात, इस पे बात करेंगे। और जो टॉप ट्रेंड है डूमोर की कीमत, वो वही है जो जिसको हमने आगाज़ में आपसे शेयर किया। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम, सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, खालिद साहब वालेकुम सलाम। आज शफीक ने शर्ट का कलर बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है आज ऐसा लग रहा है कि शफीक की जवानी जो है ना, वो शफीक ने रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम किया होता है कि जिसका आपको ज़ाहिर करना पड़ेगा। अच्छा अब ये मैं इसे मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ क्या, इसे मैं क्या लूँ, ये इसे को चेतावनी क्या लूँ है, ये बाप के ऊपर छोड़ते हैं जैसे मर्जी। अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात है। अच्छा तो कल हमने प्रोग्राम के इख्तिताम पे हमने बात की थी कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का था कि एब्सोल्युटली नॉट, वो जुमला पूरी दुनिया में जाके अमेरिका जैसी सुपर पावर को, अमेरिका जैसे बदमस्त हाथी को अगर कोई खड़े होकर कहे कि इनफ इज़ इनफ, अब बड़ी हो गई, तो ये एक दुनिया का बड़ा बदमाश है और उसे कोई शरीफ आदमी उठ के बस भाई अब इसके बाद नहीं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक अपनी साख बरकरार, बदमाशी बरकरार रखने के लिए वो होता है। अब कल फवाद साहब ने जो गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भाई एब्सोल्युटली नॉट की कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी, वो इंग्लैंड का दौरा हो, वो न्यूजीलैंड का दौरा हो या कुछ हो। मैं प्रोग्राम की तरफ आने से पहले एब्सोल्युटली नॉट के दो छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ।
एक तो ये हुआ कि कवैत ने हमारी जो PIA की एयरलाइन की हमारी परवाजें थी, उन्होंने वो ये किया कि जी उन्हें बंद कर दिया। हमने एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए हमने कहा कि अगर आपने हमारी परवाजें रोकी तो फिर कुवैत एयरलाइन की परवाज भी पाकिस्तान नहीं आएगी। एक आगाज है ना कि जब वो कप्तान एक चीज का आगाज करता है तो नीचे तक आती है। कल PCB के जो हमारे सरबराह हैं रमीज राजा, जिन्हें प्यार से रैम्बो कहते हैं, रैम्बो साहब ने कहा कि जी हमें ये कह रहे हैं कि जी आप न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाएं, हम नहीं जाएंगे। खेलेंगे तो अपने मुल्क में खेलेंगे, जो सीरीज हमारे मुल्क में हम वो खेलेंगे, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। यानी हमारे अंदर एक जो गैरत, कौमी गैरत है, वो तो हम अब सामने आ रही है और कीमत तो फिर चुकानी पड़ती है ना शफीक साहब। एक ना रिपोर्ट में चाह रहा था शेयर करूं, फिर शफीक साहब मैं आपसे इस पे वो लूंगा कमेंट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी से मुतालिक हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस सिलसिले में सीनियर वज़रा से मुशावरत की और तमाम हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत की है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी को हक़ाइक़ से आगाह करने की हिदायत की है, जिसके बाद दोनों वज़रा जल्द हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए का बताना है कि हुकूमत ने दोनों टीमों के दौरों की मनसूखी में बैरूनी साजिशों का पर्दा चाक करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जाली अकाउंट से ईमेल्स और जेली खबरों समेत तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। शेख साहब, फवाद साहब और शेख रशीद साहब दो वज़रा के ज़िम्मे लग गया कि भाई आप इसे करें। चीज़ें तो आलमोस्ट हमारे इल्म में हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ। अब ज़रा हम उसे अथेंटिक करके, कोई चीज़ हम नहीं चाह रहे कि हौच पौच सामने आए, अथेंटिक करके हम उस पर जाना चाहते हैं। और ये कौम का हक़ है कि उसे पता चले कि हमारे साथ कौन कौन साजिश करता है, कौन कौन दस्ताने पहन के हमारे खिलाफ क्या करता फिर रहा है। देखिए, ये बिल्कुल कल भी हमने इस प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ये सिर्फ ये 2 या 3 दौरों की मनसूखी नहीं है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का टूरिज़म और पूरा पाकिस्तान का पूरा जो सोशल फाइबर है उसको हिट किया गया है। इसमें हमारी मईशत भी हिट हो गई हमारी, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आएंगे, मैचेस नहीं होंगे। तो इतनी मुश्किल से इमरान खान ने एक बनाया था, एक फेस बनाया था पाकिस्तान का कि हम पूरा अमन मुल्क है, यहाँ पे यहाँ आप अपना आके मैचेस खेलें और दुनिया का एक मैसेज आएगा कि यहाँ पे अपना हमारी फ़ौज, हमारी पाक अफवाज, हमारी सियासी हुकूमत ने अमन कायम कर दिया है। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो है ये अचानक हो रहा है, इसके पीछे साथी कल भी मैंने जिक्र किया था कि जैसे अर्जेंटाइन को हमने तैयारे फ़रोख्त किए, उसकी एक वजह भी हो सकती है। अगर फ्रांस और क्या दोस्त के मामले पे अमेरिका और पूरा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आ सकते हैं, तो ये भी है। और फिर फवाद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़े दबंग हैं, वो बात करने से ना वो कतराते नहीं, कि अगर आप अपने फैसले खुद करेंगे तो आपको तो कीमत देनी पड़ेगी। और एब्सोल्युटली नॉट यही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी दुनिया में इसकी गूंज गई कि भाई बस बहुत हो गया, अब नाउ वी विल प्ले एज पाकिस्तानी। आपने कुवैत का जिक्र किया, फिर कुवैत एयरलाइन का जिक्र किया, फिर रमीज राजा का जिक्र किया। तो मेरा ख्याल है कि हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी, और ये शुरुआत भी जो है इमरान खान के हिस्से में आई। बिल्कुल ठीक है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सेनेटर ज़रका साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, सादाना साहब क्या हाल है आप? जी जी बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह आपकी फ्रेश आवाज़ सुनी तो लगा कि जो सुबह है वो वाकई बड़ी खूबसूरत होती है। बहुत शुक्रिया जी। आज हमारे साथ रहिएगा। मैं ज़रा सलमान साहब से बात करना चाह रहा था, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैम सलमान साहब, जो हम बात कर रहे हैं और फवाद साहब ने जो बात की, एब्सोल्युटली नॉट की और नो मोर, अब ये डू मोर का ज़माना गुजर गया। आप हर बार हमें ही कहते थे 75,000 जाने भी हमने गवा दी, कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान भी हमने उठा लिया, हमारी तरक्की के रास्ते भी रुक गए, फिर हमें मुजरिम करा दिया जाता है। अब हमें खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, एक वक्त ऐसा आता है जहां आपको अपने आप को रिव्यू करना पड़ता है, रिविजिट करना पड़ता है। पाकिस्तान ने अपने आप को रिविजिट किया है कि काफ़ी हद तक हमने दुनिया की पॉलिटिक्स को फैसिलिटेट किया। अब हर चीज़ हमें डिक्टेशन के ऊपर मुसल्लत ना की जाए। बिल्कुल ठीक। अब हमारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाए, हमें अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ा जाए और हमें इत्तेमाद में लेके आगे बढ़ा जाए। अब मैं समझता हूँ ये जो एब्सोल्युटली नॉट की बात है, यकीनी तौर पर ये बहुत से मुल्कों के लिए तकलीफ दे बात है, जो समझते थे कि हम एक ताकत के नशे में बैठे हुए हैं और जैसे पाकिस्तान को कहेंगे पाकिस्तान वैसे क्या वैसे कर देगा। अब वो चीजें तो हो नहीं रही हैं। अच्छा, दूसरी बात देखिए, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। एक है रिएक्शनरी अप्रोच। आप गुस्से में हैं तो आपने एक रिएक्ट कर दिया, आपने अपने गुस्से का इजहार किया, लेकिन साथ साथ डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा कुशन है और जो सबसे बड़ी स्पेस है वो है डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर लड़ना, चाहे वो क्रिकेट की डिप्लोमेसी है,
चाहे वो आपकी वॉर ऑन टेररिज्म की डिप्लोमेसी है, चाहे वो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स की डिप्लोमेसी है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की है। अब आपको प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में एक जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी महाज पे दोनों तरह की एक रिएक्शनरी अप्रोच भी अपनानी है और बिल्कुल साथ सही। साथ पॉलिटिकली और फॉरेन पॉलिसी के जो दायराकार है उसके अंदर रहते हुए दुनिया को यह बावर करवाना है कि जो इस वक्त वो पाकिस्तान को देखने की कोशिश कर रहा है वो तरीकाकार गलत है। अगर आपने पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इलाकाई इस्तेहकाम हो, आप चाहते हैं कि आलमी इस्तेहकाम हो, तो फिर पाकिस्तान के जो कंसर्न्स है उसको अंडरस्टैंड करें और उसके साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, तो पाकिस्तान आपको फैसिलिटेट करे। ठीक है खालिद क़यूम साहब, मैं ज़रा डॉक्टर साहब को इन्वॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद में आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, जो गुफ्तगू हो रही है आप भी सुन रही हैं और तमाम अखबारात ने भी इस पे बात की, बल्कि पूरी दुनिया एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर जो है वो खड़ी है। आप समझते हैं कि जिस तरह फवाद साहब ने इशारा किया कि कीमत तो चुकानी पड़ेगी, तो बतौर कौम क्या हम इस के लिए तैयार हैं कि हम अपनी कौमी गैरत के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो अदा कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, जैसे सलमान आबिद साहब कह रहे थे, मैं बहुत से आइडियाज में उनके साथ मुत्तफिक हूँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब और फवाद चौधरी साहब ने जो लाइन ली है वो उसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट समझा जाता है जो कि जिस तरह से कहेंगे वैसे हो जाएगा। जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने 2001 में कहा था कि यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। हाँ, और इन हालात में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने चूज किया कि ही विल बी विद देम। और आपको पता है कि स्टेट का व्यू जरूरी नहीं है वही हो जो अवाम का व्यू होता है, और पहली दफा उस वक्त भी स्टेट का व्यू जो था वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जो डिसीजन लिया, और जो अवाम का व्यू था वो बहुत मुख्तलिफ था। और आपने देखा कि पिछले सालों में आपने लोगों की जानों का जिक्र किया, आपने पैसों का जिक्र किया, उसके अलावा वो ड्रोन हमले जो हमारे ही लोगों के ऊपर, हमारे अपने रिश्तेदार 49 हमले जी, 400 से ज्यादा 400 से ज्यादा हुए। और वो ड्रोन हमले उनका फॉल आउट हमने उसको बर्दाश्त किया। जो यहाँ पर 30 मिलियन से ज्यादा जो अफगान महाजरीन आए उनको हमने अपने घरों में लिया। इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिली। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से हमने ईरान में ने भी वो नहीं किया। ईरान में भी उनके कैंप्स हैं जिनमें वो वहां रहते हैं और उस कैंप से निकलने के लिए उनको पास लेना पड़ता है और वापस जाने के लिए भी। यहाँ पर तो हमने उनको अपने घरों में उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट दिए, कारोबार करते हैं, मकान हैं उनके, अपने जायदादें हैं जी, क्योंकि हमारे उनसे रवाबित इस तरह के हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है। लेकिन मसला अब ये है, अभी आपने देखा होगा कि जो यूएस कांग्रेस का जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी का जो कम्युनिक आया, उनकी ट्रांसक्रिप्ट आई है, उसमें जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन आया है जिसमें कि उन्होंने अपनी जो उनकी नाचाकी है अमेरिका के साथ, कि अमेरिका ने उनको इस्तेमाल तो किया जंग में, लेकिन उनको जो उनका जो जब वो बाहर निकले तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ना तो कॉन्फिडेंस में लिया और ना ही इवैक्यूएशन में उनको कोई रोल दिया, क्योंकि वो इस बात पे बहुत नालायक कि उनके लोग रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान का इशू ये है कि हम अब देखें ना किस तरह पाकिस्तान ने इवैक्यूएशन की। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा, मैं खालिद क़यूम साहब से भी खालिद क़यूम साहब, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात की कि परवेज़ मुशर्रफ को फ़ोन आया कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है, दोनों में से एक फ़ैसला करें, और उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 दिन 4 दिन कबल कहा कि अगर मुझसे बात होती तो मैं उन्हें कहता कि आप अफगानिस्तान पे हमला ना करें। वो टर्निंग पॉइंट था इस खित्ते के अंदर, डिस्ट्रक्शन का भी और कंस्ट्रक्शन का भी। वो एक लीडर का फैसला होता है, और वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझसे मैं होता तो मैं तो कहता कि बिल्कुल हमला ना करें। देखिए राना साहब, माजी में हमारे हुक्मरान डिक्टेशन से रूने ममालिक जो कुव्वतें हैं, बड़ी कुव्वतें हैं बैन अल-अक़वामी सतह पर, उनकी डिक्टेशन पर चलती रही हैं। और अब जब से इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं तो वो उस तरह डिक्टेशन नहीं लेते जिस तरह माजी के हुक्मरान लेते थे। हत्ता कि जब इमरान खान हुकूमत में नहीं आए थे और अभी अपोजिशन में थे, और जब ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे आगे बढ़कर इमरान खान ने ड्रोन हमलों की भरपूर तरीके से मुखालफत की। और दूसरा देखिए कि ये अब तो ये जो साजिश हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़,
अब तो ये बेनकाब हो चुकी है। ये दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 वफाकी वज़रा शेख रशीद और फवाद चौधरी की ड्यूटी लगाई है कि आप इस हवाले से हक़ाइक़ सामने लेकर आएँ, और बड़ी हद तो हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो शिकस्त हुई है जिन कुव्वतों को, जिनमें 5 आइज़ जो इंटेलिजेंस अलायंस है, उसने खुलकर इसमें जो अपना किरदार है वो अदा किया। वो आपको पता है उसमें जो अमेरिका जो है वो, और यूके, और दूसरा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये जो ममालिक हैं इसमें शामिल है। और बिलवास्ता तौर पर इंडिया भी इसका जो है वो हिस्सा है। और ये इस साजिश को जो है वो सामने अब आ चुकी है, और इसमें सिर्फ वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जो उन्हें बदतरीन शिकस्त हुई है अफगानिस्तान के अंदर, वो सारा गुस्सा अब पाकिस्तान पर निकालना चाह रहे हैं। और अभी इस तरह के कई एपिसोड और भी आपको जो है वो नजर आएंगे। एक शॉट आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्रिश्चियन टर्नर का, जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने क्या कहा इस सारे एपिसोड के हवाले से, वो शॉट सुनिएगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिए। Was I surprised? I mean, the moment that the New Zealanders decided to withdraw, and that was you could see it coming after the New Zealand well, thing? that was a New Zealand decision, you know, based on their own judgments that they and their Prime Minister made, and obviously the 2 Prime Ministers spoke. So that was a significant decision. And the main thing I think I need to be clear on for your viewers is that this was not a decision that the British High Commission had a locus in. This was for the England and Wales Cricket Board, which of course is an independent body. And critically, we did not advise against this tour on security grounds. डॉक्टर साहब, शफीक अवाल मोरो, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने भी, हम सब बात कर रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट की, तो जो इससे पहले हमारे हुक्मरान थे, पीपल्स पार्टी थी, नवाज शरीफ थे, मुशर्रफ थे, तो इमरान खान अगर पाकिस्तान का कॉज सर्व कर रहा है और रिस्क लेके कर रहा है कि पहले पाकिस्तान और इस पर कोई समझौता नहीं होगा, तो माजी के हुक्मरान किन को सर्व कर रहे थे? क्या वो उनके सामने ये नहीं था कि वो पाकिस्तान को सर्व करना उन्होंने? जी बहुत शुक्रिया खालिद साहब। बात ये है कि ये आपके सवाल का जवाब तो आप खुद ही जानते हैं। मैं आपको एक दलील दे देती हूँ कि बाकी तो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको एक तरफ कर दें। हिंदुस्तान के रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपना बयान दिया था कि $14 बिलियन हम हर साल लगाते हैं अपना एजेंडा पाकिस्तान चलाने में। तो ये उनका स्टेटमेंट है जो मैं आपको कोट कर रही हूँ। सो द पॉइंट इज कि जाहिर है कहीं से तो पैसा आता है, कहीं तो लगता है, और पाकिस्तान के इसीलिए पसे पुष्ट पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट हैं उनको पसे पुष्ट डाला जाता है। और ये पहली दफा हुआ है कि एक ऐसा लीडर आया है जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और पाकिस्तानियों की आवाज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, मैंने अगले उस टॉपिक पे जाना, सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट कमेंट। एक क्रिश्चियन टर्नर ने जो कल जुमला का बड़ा दिलचस्प है, वो कहता है कि इंग्लिश जो टीम का दौरा है वो सिक्योरिटी वजूहात पे तो मनसूख ही नहीं हुआ, तो फिर किस पे हुआ बताए ना, फिर किस पे हुआ? बात यह है कि सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, बल्कि बरतानिया के 2 बड़े जर्नलिस्टों ने भी ये कहा कि ना सिर्फ ये क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी धचका है। और उन्होंने कहा कि देखिए जो बरतानवी क्रिकेट बोर्ड है ये सारे के सारे भारत के जेरे असर है और आईपीएल की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड इन पर बालादस्ती करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये फैसला क्रिकेट से ज्यादा सियासत का नजर आता है। और आपने भी कहा, मैंने भी कल हमने प्रोग्राम में कहा था कि बुनियादी तौर पे ये फैसला एक सियासी फैसला है और इस सियासी फैसले का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जाए, पाकिस्तान को प्रेशर में लाया जाए, पाकिस्तान से कुछ बातें मनवाई जाए और क्रिकेट को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए। और वही बात जो आज बरतानवी हाई कमिश्नर ने की है कि उनको अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता पाकिस्तान बरतानवी कॉन्टेक्ट में, सबसे पहले उनको एडवाइस आती। अगर उनको एडवाइस नहीं आई तो उन्होंने कहा कि ये कैसा थ्रेट है। और फिर इंग्लैंड के साबिक कप्तान बहुत बोले हैं और अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ उन्होंने कहा है कि आपने जो फैसला किया है उजलत में किया है और इस फैसले से क्रिकेट को नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। जो टॉप ट्रेंड था 71K एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर आया। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया जो है उसने भी इस बात को सीरियसली, खालिद साहब इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी का क़याम का फैसला हुआ, बहुत एक बड़ी पॉजिटिव बात है। क्योंकि अगर पार्लिमान खुद मिल के बैठ जाएगी तो फिर ये जो छोटे छोटे इदारे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, अब जैसे ही ये फैसला हुआ
जैसे ये तय हुआ कि पार्लियामान इकट्ठे होंगे तो इलेक्शन कमीशन ने भी फटाफट एक इजलास किया और उसमें सारी चीज़ों को रिवाइव किया कि जी वो मशीनों का भी जायज़ा लिया गया, RTS का भी लिया गया। जो पाकिस्तान की सुप्रीम है वो पार्लियामान है, उसने तय करना है कि ये निज़ाम कैसे चलना है, इदारों ने उसे टो करना है। देखिए राणा साहब, ये एक बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। और दूसरा मैं बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बड़ी कानून साजी, अहम कानून साजी हुई है, ख़ास तौर पर आइन में अगर कोई तरामीम की गई हैं या उसके बाद वो इलेक्शन के हवाले से कोई लॉज जो है वो नए बनाए गए हैं, तो उसमें इत्फाक़ राय से कानून साजी जो है वो हुई है। अगर आप देखें कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो अपोजिशन थी वो छोटी अपोजिशन थी लेकिन बदतरीन उसके मुखालिफ थे, लेकिन जब आइन बना तो उसमें अपोजिशन जो है उसने पूरा कोऑपरेट किया। और उसके बाद अगर आप देखें कि जब ये नवाज शरीफ के दौर में जब 58(2)B का खात्मा हुआ तो बेनज़ीर के उस वक्त बहुत महाजराई थी, बदतरीन महाजराई थी नवाज शरीफ के साथ पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। लेकिन उस तरमीम के अंदर नवाज शरीफ के पास उसमें वाज़ेह अक्सरियत थी, 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने 58(2)B के खात्मे में नवाज शरीफ की, नून लीग की हुकूमत की हमायत की। और इसी तरह अगर आप देखें जो 18वीं तरमीम है उसमें तमाम जो अपोजिशन और हुकूमती जमातें हैं सब ने मिलकर जो है एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई रज़ा रब्बानी की सरबराही में। तो उसमें देखिए कि मुतफ़िका तौर पर आइन में तरामीम हुई और इस पार्लिमानी कमेटी के 80 से ज़ायद जो है उसकी मीटिंग्स हुई। और उसके बाद 2017 में जो इलेक्शन एक्ट बना उसके लिए भी जो पार्लिमानी कमेटी थी वो तमाम हुकूमती अपोजिशन जमातों के अरकान पर मुश्तमिल थी और इसकी भी 90 के करीब जो है वो सिटिंग हुई इस कमेटी की 90। और उसमें PTI की जो आरफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, शहीद मजारी और एक और उनके रुकन थे, 3 जो अरकान थे वो उसमें शामिल थे। और उसमें ये देखिए कि दूसरा जो इलेक्शन एक्ट 2017 का आया था तो उसमें तो तमाम जमातें EVM मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हक पर साइन कर चुकी हैं, दस्तखत कर चुकी हैं और मुतफिका तौर पर इस एक्ट को मंजूर किया गया। जाना है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस पे आपका कमेंट लूँ। देखिए कल स्पीकर साहब के साथ हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की मुलाकात हुई और फिर तय हुआ कि जी EVM के ऊपर भी एक मुश्तरका लाए अमल सामने लाया जाएगा। तो मेरा ख्याल है चीज़ें स्मूथ तो हो रही हैं। देखिए सिर्फ EVM पे नहीं बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हवाले से भी और इंतखाबी इस्लाहत का जो जामे पैकेज है उसके ऊपर देखिए पॉलिटिक्स के अंदर जो रेजोल्यूशन होता है ना वो गुफ्तो शनीद होती है, डायलॉग होता है, इकट्ठे बैठना होता है हुकूमत और अपोजिशन का। ये एक अच्छी बात है जो पेशरफ्त हुई है और हमने भी अपने प्रोग्रामों में ये कहा था कि बेहतर है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इस मामले को हल करें और पार्लियामान इसके अंदर कलीदी किरदार अदा करे, क्योंकि जब लीड पार्लियामान ले लेगा ना तो बाकी इदारों को उसके पीछे खड़ा होना होगा और जब आपकी लीड किसी और इदारे के पास होगी तो पार्लियामान उसमें अपने आप को बेबस नजर आएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जब कल बाबर अवान साहब ने भी ऑफर किया अपोजिशन को और आज ये कमेटी बनने की बात आ गई है तो मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और मैंने कल देखा है कि PMLN के लोगों ने भी कहा है कि जी जो हम इन चीज़ों को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, बात आगे बढ़ेगी। और वो जो पहले आ रहा था ना कि रिजेक्ट मुकम्मल तौर पे वो बात उससे बात बाहर निकली है। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पॉजिटिव बात की और फिर अब ये बात डायलॉग की तरफ गई है। पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि हम इसके ऊपर बैठ के बातचीत करेंगे, अपनी रिजर्वेशन जो भी है वो वहां पे शेयर करेंगे। तो मेरा ख्याल है एक गुड इनिशिएटिव है। इस हवाले से ना ये जो कुछ हुआ है, पार्लियामेंट कमेटी बन गई, बड़ी खुश आइंद बात है। हम इस प्रोग्राम में बात करते रहेंगे, डायलॉग से भी आया, रिजेक्ट ना करें। और इससे ये जो कमेटी बन गई है कोई ना कोई सोल्यूशन ले आएगी और इस कमेटी की फतह शिकस्त किसको होगी? गैर जमहूरी कुफ्तों को। बिल्कुल जो चाह रहे थे कि अपोजिशन और इदारे और हुकूमत लड़े वो उससे बाहर आएगा। और ये स्पीकर जो कौमी असम्बली है असद कैसर साहब, ये उनको क्रेडिट जाता है, पूरी पार्लियामेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने समझ लिया है कि ये पीछे सियासी अनासर क्या चाहते हैं और उन्होंने एक बेटर सोल्यूशन निकाला है। और उम्मीद हम दुआ करते हैं कि कामयाब हो और पूरी पार्लियामेंट जो है इस पर एक मुतफिका लाया अमल इख्तियार करे। देखिए इसमें जिसकी साख सबसे ज्यादा सारे अमल में इस सारे तनाज़े के अंदर मुतासर हुई है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, इसी पे आपसे इस पे बात करूंगा कि उनकी साख ओहुन कितने खड़े ने जब पार्लियामान इकट्ठी हो गई और वो एक खुद तय कर रहे हैं कि ये करना, तो फिर उसके बाद अब आपके पास क्या गुंजाइश रह जाएगी? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर इस पे बात करते हैं।
जी वेलकम बैक। एहतसाब अदालत ने बल्कि नैब ने जो है एवनफील्ड केस में मियां नवाज शरीफ साहब की जायदादें फ़रोख्त करने का हुक्म दिया और इस हवाले से मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले भी अरसाल कर दिए गए हैं। खालिद साहब, चूँकि वो ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट आपको पहले इस पर शेयर कर दूँ, फिर मैं आपसे इस पर कॉमेंट लूँगा। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदादें फिलफौर फरोख्त करने का हुक्म दे दिया। इस सिलसिले में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को मरासले जारी कर दिए गए हैं। नैब लाहौर का कहना है कि मुल्की तारीख में पहली बार किसी साबिक वजीर आजम से जुर्माने की वसूली पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। मरासले में कहा गया है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से 8 मिलियन पाउंड की बरामदगी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ पर आयद जुर्माने की रकम की मौजूदा कदर 1 अरब 85 करोड़ रुपए के बराबर है। मरासले में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर्स को नवाज शरीफ की काबिल फरोख्त जायदादों की तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। नवाज शरीफ के नाम मौजूदा जायदादों में मौजा मानक में 940 कनाल ज़रई अराजी, मौजा बधू की सानी 299 कनाल, मौजा मल 103 कनाल और मौजा सुल्तान में 312 कनाल अराजी शामिल हैं। मौजा मडियाली शेखुपुरा में 14 कनाल ज़रई अराजी और अपर माल लाहौर में कीमती रिहायशी बंगला नंबर 135 भी बराए फरोख्त प्रॉपर्टी में शामिल है। मरासले में मजीद कहा गया है कि फरोख्त शुदा जायदादों से हासिल होने वाली रकम मुल्की तामीर व तरक्की में इस्तेमाल होगी। जुर्माने की मुकम्मल रकम रिकवरी न होने की सूरत में मुलजिम के मजीद असासजात तलाश किए जाएंगे। जी खालिद क्यूम साहब, देखिए इनमें जी 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 एक्सपर्ट है स्पेन के साथ। देखिए इसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब पिछले कुछ दिनों से हमें बड़े मुतहरक नज़र आ रहे थे, पार्टी के तंजीमी इजलास भी कर रहे थे, तो अचानक फिर जो है उनकी मुश्किलात जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ गई हैं और उनको जो 1 अरब 85 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है उसकी अदायगी के लिए या तो वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा उन्हें या फिर उनकी जायदादें जो हैं फिर वो जब्त होंगी। और दूसरा, अच्छा, जब्त होंगी या फरोख्त होंगी? जरा थोड़ा सा जब्त, देखिए जब्त तो होंगी ना, पहले बाद में फरोख्त होंगी, बाद में फरोख्त होगी। ठीक है, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर हजरात जो हैं दोनों लाहौर और शेखुपुरा दोनों को मरासला जो है वो जारी किया जा चुका है। और दूसरा देखिए कि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो उनकी अपील थी वो मुस्तरद हो चुकी है और उसके खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की। वो अपील दायर करने का जो टाइम है वो भी लैप्स हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और अपील दायर इसलिए नहीं की शौर्यत तौर पर उन्होंने, क्योंकि अपील दायर करने के लिए उनका खुद भी फिर हाजिर होना जो है वो ज़रूरी था, तो इस वजह से वो नवाज शरीफ साहब ने अपील नहीं कर। दूसरा, इसके बाद एक और जो उनके जो फ्लैट्स हैं जिनमें वो रह रहे हैं उनके बारे में भी शुनीद है कि वो भी जो हैं वो फैसले के मुताबिक वो भी जब्त होंगे और इस हवाले से भी जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। सलमान, जो इंग्लैंड में उनकी जायदाद है वो तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, बरतानिया से हमारे इस हवाले से कोई ऐसा कोई वो भी नहीं है, तो पाकिस्तान में जो जायदादें हैं अगर उनकी जब्ती शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये कितना बड़ा सिंबॉलिक मैसेज होगा कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून के सामने वजीर आज़म हो, सदर हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए एक है। क्योंकि पाकिस्तान में एक अमूमी राय ये बन गई है कि मुर्गी चोरी करने वाला तो 6 साल अंदर रहता है, उस बेचारे की जमानत भी नहीं होती, और कौमी खजाना लूटने वाला उसे तुझको एहतशाम के साथ हम कहते हैं सर आए जहाज में बैठे, सर चलें जाएं, जहां दिल करता है वहां जाएं। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा सिंबॉलिक है अगर ऐसा हो जाए तो। हमारे हुक्मरान तबकात जो है ख़ास तौर पे अदारों का इस्तेमाल करके ना अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब नवाज शरीफ के केस में आप ये देखिए कि किस तरीके से वो यहाँ से फरार हुए, किस तरीके से वो अदालतों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे वो कहते हैं कि वो कानून की हुक्मरानी के ताबे काम करना चाहते हैं, मुल्क में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, लेकिन इदारों के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के वो बिल्कुल अपने आप को मुतमईन नजर आते हैं, लेकिन जब यहाँ बात आती है तो कहते हैं कि मैं तो इसलिए नहीं आता, पाकिस्तान में इदारे आज़ाद नहीं है और इदारे जो है वो मेरे खिलाफ फैसला कर देंगे, यकतरफा फैसला कर देंगे, फला कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो बात आपने की है ये सिंबॉलिकली अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा शहबाज शरीफ फैमिली के लिए कि वो भी फिर कानून के शिकंजे में जकड़े जा सकते हैं। शफीक साहब, देखिए साबिक चीफ जस्टिस खोसा साहब ने कहा था, लफ्ज़ यूज़ किया था गॉड फादर और माफिया।
अब देखें, खालिद साहब को याद होगा, आपको भी याद होगा, सलमान साहब को याद होगा, एक बार पहले भी ये इनके ना घर नीलाम हुए थे, माल्टों के घर, और फिर अपना जाती उमरा, हम सब वहाँ गए थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन जो गॉड फादर लफ्ज़ यूज़ किया था ना खोसा साहब ने, बिल्कुल सही किया था। और जो माफिया है ना, माफिया के पास कल भी आप खुद आपने जिक्र किया कि 150 गवाह एक मुकदमे में, वो भुगतते भुगतते 5 साल गुजर जाएंगे। तो ये माफिया, पहले 4 गवाह माफिया, अब देखें, हम तो यही कहेंगे, वो जो है कि हम भी देखेंगे ताज उछाले जाएंगे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। आम आदमी के लिए तो जिंदगी अजाब होती है। बिल्कुल ठीक कहा कि मुर्गी चोरी पे बंदा 10 साल कैद काटता है, लेकिन ये जो माफिया और गॉड फादर है, अल्लाह करे कि इन पे भी, इनके गिरवानों पे हाथ डले और इनसे भी रिकवरी हो। राना साहब, ये जो नैब कोर्ट में जो शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज पर जो केस चल रहा है, जिसमें 7 अरब की टीटीज का मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें 4 तो गवाह अभी तक बयानात रिकॉर्ड हुए हैं और 4 उसमें इश्तिहारी करार दिए गए हैं गवाह वो। और उनमें से जो 4 इश्तिहारी करार दिए गए थे, उनमें से अब नुसरत शहबाज के बारे में खुद ही उन्होंने कहा कि वो जो है केस की समाअत का हिस्सा बनना चाहते हैं, और एक एक करके फिर खुद ही जो है वो मफरूर करार देते हैं, इश्तिहारी करार देते हैं, फिर टाइम गेन करने के लिए दोबारा आज ये खालिद साहब पेश हुए, कल शफीक अमान पेश होगा, पुराना साहब होंगे, होना किसी ने नहीं, सिर्फ अदालत को चक्कर देने लंबा करने के लिए। अच्छा सर, बड़े दिनों से ना एक थी जी, इलेक्शन आ रहे हैं, कबल वक्त आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब तूफानी दौरे पे निकल गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब सैलाबी दौरे पे निकल गए हैं, और फैसला हो चुका है और इलेक्शन की मुझे लगता है फवाद साहब ने कोई तय कर लिया है कि पहले एक चीज़ ऐसे जाती है और फिर वो कोई ऐसी कोई चीज़ करते हैं कि फुस करके नीचे आ जाती है, वो गुब्बारे में जिसमें हवा भरी जाती है और उसके बाद पिन मारी जाती है नीचे। अब कल क्या हुआ है, कल उन्होंने कहा कि भाईजान तसल्ली रखें, 6 माह जो है ना, अब उनको मायूसी होगी इलेक्शन की पेशेंट गोई करने वालों को। अभी तो जनाब डिजिटलाइज मरदमशुमारी होगी, उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी, फिर इंतखाबात होंगे, एंड इट विल टेक अराउंड 2 ईयर्स। तो वहीं पे जाके बात रुकेगी जहाँ पे बात यह है कि अपोजिशन ने ये नैरेटिव बिल्ड किया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नए इंतखाबात के लिए कबल वक्त तैयार होगी। बिलावल भुट्टो साहब ने तो अपने जलसों में भी कहना शुरू कर दिया कि इंतखाबात जो है अगली फैसला हो चुका है, शहबाज शरीफ ने भी कहा। अच्छा, अब बात यह है कि ये तीनों बातें, यानी ईवीएम का मसला हो, आपकी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक हो, आपकी इंतखाबी इस्लाहात का हो, मरदमशुमारी का हो, नई हल्का बंदियां हो, तो इसका मतलब है कि 2023 में फिर इंतखाबात होंगे ना, अभी तो नहीं होने वाले। तो ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना धचका लगा है उस अपोजिशन को, जो बेचारी के पास चूरन तो बाकी कोई बचा नहीं था। अब वो हुकूमत गिराने की पोजीशन में तो थे नहीं, तो अब उनके पास एक ही नैरेटिव रह गया था कि इलेक्शन अभी अर्ली हो रहे हैं और ये तय हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि वो अर्ली इलेक्शन की डिबेट यहाँ पे खत्म हो गई है और शायद जो अपने राइट टाइम के ऊपर इलेक्शन होंगे जिसका उन्होंने यहाँ पर इन्विटेशन किया। ये जो अर्ली इलेक्शन की दोनों तरफ से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये अपने वर्कर को हौसला देने के लिए तो नहीं कि यार तैयारी रखो, कोई ऐसी गाल नहीं, बिल्कुल ही ठंडे ना पड़ जाओ। 35 साल से देख रहे हैं, खालिद कुयूम साहब ने भी सियासी रिपोर्टिंग की है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है, ये होता है अपने वर्करों को इंटैक्ट रखने के लिए। वो कोई नहीं, साड़ी वारी आ रही है, इलेक्शन हो रहा है, लोगों को अकोमोडेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यानी हुकूमत बनती और पहले दिन शुरू हो जाता है हुकूमत नाकाम हो गई। बल्कि अच्छा हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने ये क्लियर कर दिया कि बल्ला के बंदो अभी मरदमशुमारी होगी, डिजिटल मरदमशुमारी कौन सी, डिजिटल, जिसमें वो नहीं कि हाथ कागज वाला काम नहीं होगा, वो सब उसका डाटा रिकॉर्ड इकट्ठा होगा और उसके बाद जो है इलेक्शन होगा। यानी वही उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ था, आज इलेक्शन तो कल इलेक्शन, ये उन्होंने अपने ठीक कहा कि गुब्बारे में उन्होंने जो हवा भरी थी उसको पिन मार दिए और इलेक्शन अपने टाइम पे हो गए। हर हुकूमत को 5 साल पूरे करने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा शफीक साहब, 2 चीज़ें, एक तो डिजिटल मरदमशुमारी आ गई जिसमें अब एरर की गुंजाइश कोई नहीं कि हाथ से आप 6 को 8 कर दें, 8 को 10 कर दें। फिर ईवीएम जिसमें आप वोट डालेंगे सामने आ जाएगा। हुकूमत ऐसा लग रहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी है चीज़ों की उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि बजाय इसके कि हम कागज़ों में चीज़ों को आगे पीछे करें, डिजिटल होगी तो उस पर तो किसी को एतराज़ होना ही नहीं बनता। देखिए, जो फवाद साहब ने कल बात की है, उन्होंने आइन के तहत, आइन के मुताबिक उन्होंने बात की है, क्योंकि जब नई मरदमशुमारी होगी तो आइन के तहत फिर नई हल्का बंदियाँ भी जो है वो करनी पड़ेंगी। अभी 18 माह में तो मरदमशुमारी होगी और फिर हल्का बंदियों के लिए भी एक जो है वो 5-6 माह का टाइम जो है कम से कम जो है वो दरकार है। और फिर नई जो वोटर लिस्टें जो बनेगी वो भी उस मरदमशुमारी के नताइज की रोशनी में बनेगी।
तो इस तरह जो है वो इलेक्शन जो है वो कबल अज़ वक्त जो है वो मुमकिन ही नज़र नहीं आता। और दूसरा मैं आपको बताऊं राणा साहब, इस सारे अमल में जो इस वक्त हुकूमत और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के दरमियान भी जो तनाज़ा चल रहा था, तो उसमें भी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो साख मुतासर हुई है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हुई है। और उन्हें चाहिए था कि वो अपना कंडक्ट जो है उसको गैर सियासी रखते, वो गैर सियासी नहीं रख सके, वो मुतनाज़ा हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें कि जब फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया तो उन पर जो है वो 1 साल तक जो है वो सिर्फ रह सके, अभी 4 साल उनके बाकी थे। तो उन पर किसी तरफ से कोई मामूली सा इतराज़ आया तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और उन्होंने रिजाइन कर दिया। अभी 4 साल उनके ओहदे की जो है वो पड़े हुए थे। और अब भी जो है मुझे ये तनाज़ा जो है वो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि ये कशीदगी जो है इस मामले में बढ़ेगी, क्योंकि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो ज़्यादा जो है वो महाजराई की तरफ हमें जाते नज़र आते हैं। और उनका इस हवाले से ये भी अफवाहें जो हैं वो चल रही हैं कि शायद उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो फोरम है वहाँ पर भी उनके हवाले से केस जा सकता है। एक छोटा छोटा कमेंट लूँगा प्लीज़, छोटा छोटा। शफीक साहब, लतीफ़ा आपको सुनाऊँ। यहाँ पे ये तय हुआ कि जी डिजिटल मरदमशुमारी होगी, ये होगा, और EVM पे सारे इकट्ठे हुए और इंतखाबी इस्लाह। उसी दौरान मेरी इतलात ये हैं कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इजलास तलब किया और उसमें उन्होंने एक नई चीज़ छोड़ी। उन्होंने कहा कि जी अगर मैंने एहतियात से जो लफ्ज़ कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया। उन्होंने कहा जी अगर डिजिटलाइज मरदमशुमारी हुई तो इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा और भाई इसमें तो यूं होगा फहरिस्तें बना। तो आप किस लिए हो? 5 साल से कौम के खजाने से आप मौजे करते हो, एयर कंडीशन गाड़ी में फिर रहे हो, एयर कंडीशन घर मिला हुआ है, एयर कंडीशन दफ्तर मिला हुआ है, TADA है, मौज है, और जब डिलीवर करने की बारी आती है आप कहते हो ऐसे साढ़े तो नहीं हो सकता। अब देखिए मसला यही है ना कि वो जो ये हमारे जो मैं और खालिद जो भी आप भी बाबों में आते हैं, ये जवान पढ़ावे, अब जो पुराने बाबे हैं ना वो जो नए दौर के तकाजे हैं उससे अपने आप को हम आहंग नहीं कर रहे। अब भाई ये डिजिटल दौर है, इसको आप करें और उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके, इस EVM भी इसीलिए है ना। अब उन्होंने कह दिया नहीं जी ये तो होना ही नहीं, यानी आपने अभी एक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ और पहले उसमें आपने दूध महंगे डाल दिए। लेट डिसाइड द पार्लियामेंट, लेट डिसाइड द पॉलिटिशियन कि ये मुल्क किस सिम चलना है। इलेक्शन कमीशन ने इस मुल्क की सिम तय नहीं करनी, पार्लियामेंट ने लेट देम डू देयर जॉब। अच्छा सर, बड़ी तेजी से चीजें आगे पीछे हो रही हैं। नून लीग अपना रास्ता बना रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी जान छोड़ो मैं खुद पा जाऊंगा, आगे गए, अब वो जा रहे हैं, बुलावल मेहनत कर रहे हैं इधर उधर। लेकिन अभी तक ना जो अपोजिशन की सियासत है वो कंफ्यूज है। कभी कहते हैं हम साथ चल रहे हैं, हम इस इशू पे इकट्ठे हैं, कभी कहते हैं नहीं जी हम नहीं चलेंगे। अब मेरे साथ ना कमर जमा कायरा साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। मैं चाह रहा था साहब इनका पीपल्स पार्टी का पूछूं कि वो कहाँ पे खड़ी है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सेंट्रल पंजाब की तरफ जा रहे हैं कि शहरों की तरफ से कोई, मुझे लगता है कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला आप लोगों को? जनूबी पंजाब का बिलावल साहब का दौरा तो खैर पहले वो बल्तिस्तान से होके कश्मीर से होके वो गए थे बलोचिस्तान। उसके बाद उन्होंने सिंध का टूर किया और सिंध के साथ उन्होंने जनूबी पंजाब का टूर किया। अब वो सेंट्रल पंजाब का टूर कर रहे हैं कि अब प्लान था, लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ा वो पेंड हुआ है, लेकिन जल्द वहाँ पे भी वो करेंगे। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे अपने दौर पे जा रहे हैं। इस वक्त जो हालात है मुल्क के अंदर उसमें इलेक्शन की आने की मौसम है और हर जमात की कोशिश होगी। तो ये पीपल्स पार्टी भी गई है, मुस्लिम लीग भी जाएगी, अब हम सेंट्रल पंजाब में भी जाएंगे और बाकी जगहों में भी देखेंगे। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बड़े जिसे कहते हैं ना बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पे लगाए और उनका पहले दिन से आखिर तक पीपल्स पार्टी सिवाय हमें धोखा देने के कुछ नहीं करती रही। तो मेरा ख्याल है आप लोगों के तो फजलुर रहमान साहब से बड़े पुराने बीबी के दौर से ताल्लुकात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के लोगों के सारी सूरत सामने है। PDM बनवाने वाले हम थे। PDM का एक लिखा हुआ चार्टर है और PDM कोई सरकारी या सियासी तंजीम नहीं है, बल्कि एक अलायंस बना था। उसकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई, लिखा गया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है
इसको अचीव कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव था इस हुकूमत का जल्द खात्मा, तो उसको अचीव करने के लिए क्या तरीकाकार वो लिखा गया कि हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैली करेंगे, एहतजाज करेंगे, असम्बलियों के अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, मीडिया में करेंगे, अदालतों में लेके जाएंगे और फिर हम इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मौलाना फरमाएं कि क्या उन्होंने सेकंड लास्ट ऑप्शन पे अमल किया? आंसर इज नो। मुस्लिम लीग कह रही है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 2023 का इंतखाब फिर होना चाहिए। वो कहते हैं कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। जुबैर उमर साहब कहते हैं कि हमें ये हुकूमत सूट करती है, हम इसके खिलाफ अदम एतमाद क्यों करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब कौम को सिर्फ ये बता दें कि हमारे ऊपर तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया जो बिल्कुल लग़्व है कि हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लिए। हमारे पास अपने 26 वोट थे, हमें किसी वोट की जरूरत नहीं थी। हाँ, उन्होंने ज्वाइन जरूर किया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी जमात बलूचिस्तान में जो अदम एतमाद की तहरीक मूव हुई है, क्या उसमें उसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वोटों के साथ मिल के अदम एतमाद नहीं ला रही? हमारे साथ कोई आए तो हराम, उनके साथ कोई आए तो हलाल, ये फतवाबाजी नहीं चले। देखना होगा कि कसूरवार कौन है, चार्टर से कौन हटा है। हम आज भी उस बात पे कायम हैं, वो अदम एतमाद की तहरीक जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है उस पर अमल करें, उसके बाद इस्तीफों की बात करें तो हम हाजिर। अच्छा सर, बिलावल साहब तो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। बयानिया की इस जंग में जो उस ख़ानदान में चल रही है, बिलावल साहब ने तो क्लियरली कहा है कि हम तो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। तो आप ये तय कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो पार्लिमानी सियासत की तरफ जा रहे हैं, आप भी उनका हिस्सा हैं? देखिए, ये बात मुस्लिम लीग के अपने घर की है। मुस्लिम लीग कौन सा बयानिया लेके चलना चाहती है, कौन सा नहीं लेके चलना चाहती, मैं कौन होता हूँ उनको कहने वाला। ये उनका अपना जाती इशू है, उनकी जमात फैसला करेगी। जहाँ तक ये है कि हमने किससे बात करनी है, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ पार्लिमानी लीडर नहीं है बल्कि मुस्लिम लीग के सदर हैं और हमने पार्टी के सदर से बात करनी है। उनके बाकी सब लोग अपनी जगह काबिल एहतराम है, लेकिन जो पार्टी के सदर का बयान होगा या उसकी जो पॉलिसी होगी, पीपल्स पार्टी यकीनन मुस्लिम लीग की सूरत में मुस्लिम लीग के सदर से बात करेगी, JUI की सूरत में उनकी क़यादत से बात करेगी। तो पीपल्स पार्टी जिस जमात से बात करेगी उसकी क़यादत से करेगी। अच्छा सर, वैसे माइंड ना कीजिएगा, पंजाबी का एक है कि पल्ले नहीं गा तेला, तो वो ये कहाँ पंजाब में इनकलाब आना था, पीपल्स पार्टी ने लाना था, कहाँ पंजाब में सारा कुछ बदलना था बुजदार हुकूमत के खिलाफ ये वो, और कहाँ कंटोनमेंट बोर्ड में एक सीट भी नहीं मिली आपको? यकीनन अलमिया जी, इसका तो हमें सोचना होगा और परेशानी है और उसका इलाज निकालना होगा। लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन से अदम एतमाद नहीं होना, और अदम एतमाद में हमारे पास तो 7 वोट हैं पंजाब के। मुस्लिम लीग मेजर जमात है और हम मुस्लिम लीग को कह रहे हैं कि आप अदम एतमाद लाएं, हम अपने वोट भी देंगे और हम बाकी वोट भी आपको मांग के देंगे। वो लोग जो PTI के अंदर बैठे हैं या इनके एलाइज हैं, जो इनसे तंग हैं और जो जिनका इजहार बहुत सूरतों में हो चुका, लेकिन मुस्लिम लीग अपनी किसी कमिटमेंट की बदौलत ये काम करने को तैयार नहीं है। इसीलिए राना तनवीर साहब ने, जुबैर उमर साहब ने, उनके बाकी सब लोगों ने, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, खान अब्बासी साहब ने, और अब तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी कह दिया कि हमें ये हुकूमत सूट करती है, हम तो 2023 के इंतखाब को फिर इलेक्शन कराना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब। एक फिक्र है, मैंने सलमान साहब के बारे में कहूँगा। अभी मैंने कहा था कि यंग हैं और हम दोनों बूढ़े हैं, ये उस वक्त से ब्लश कर रहे हैं और खालिद यूम साहब ग्लूमी बैठे। नई एनर्जी आ गई है। अच्छा सर, मैंने ना कल बात करूंगा, हमने ये याद से कि जो कायरा साहब ने कहा कि जी मुस्लिम लीग की कमिटमेंट ही है गई है, शायद किसी से ये किससे हुई है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, 2 चीज़ें शेयर करनी थी और दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जो कॉलम है जिस जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब का, और उसके बाद जो क्या कहते हैं इदारिया है जंग का, ये दोनों कश्मीर और भारत के हवाले से हैं। मैं चाह रहा हूँ एक छोटा शॉर्ट कमेंट में उनके 2 जुमले आपको सुना देता हूँ। जो इदारिया है वो ये कहता है कि जी सऊदी अरब ने एक दफ़ा फिर सालसी की पेशकश की और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम सालसी करा सकते हैं। गुड, अच्छा स्टेप है। दूसरी चीज़ ये कि जो जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब हैं उन्होंने अपने कालम में कहा कि जब तक भारत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता
ठीक है, दिल से, तब तक ये मसाइल ऐसे रहेंगे। शफीक साहब, योर कमेंट, देन फिर मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम खत्म होने इसमें देखें, तलत मसूद साहब उन जो रिटायर्ड जनरलों में हैं जो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद भी रिसर्च नहीं छोड़ी, उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। इनका आर्टिकल पढ़े, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बयान की है कि क्या मसाइल क्या है पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के मसाइल का, और बड़ा अच्छा उन्होंने उसमें उसका सोल्यूशन दिया है। आपके वक्त कम है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। फिर आपने ये कॉलम का अपना कि कश्मीर जो है, सऊदी अरब कश्मीर अपने सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ये बहुत खुशाइंद बात है। दो एटमी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं और सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसकी दोनों में रिस्पेक्ट है, अगर वो सालसी के लिए आगे आता है तो उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। पहली बात तो यह है कि आपको याद है अमेरिकी साबिक सदर ट्रंप ने भी सालसी की पेशकश की थी, भारत ने 3 फरवरी को मानने से इनकार कर दिया था। अब ये सऊदी अरब ने जो सालसी की पेशकश की है, सवाल यह है कि क्या भारत सालसी के लिए तैयार है, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में वो सवाल है। और जो इन्होंने अपने आर्टिकल में उठाया, देखिए आरएसएस, मोदी और हिंदुत्व की सियासत इस वक्त सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, पूरे रीजनल पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गई है, और उसको थ्रेट को जब तक अच्छी तरीके से एड्रेस नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। देखिए, सऊदी अरब और यूएई दो ऐसे ममालिक हैं कि जिनके पाकिस्तान के साथ भी अच्छे दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात हैं, और हिंदुस्तान के साथ भी उनका जो है वहाँ पर भी एक असर रसूख है उनका, क्योंकि जो उनकी मैशत है वो हिंदुस्तान के साथ भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और इस हवाले से वो किरदार अदा कर सकते हैं, और माजी में भी इस तरह की ऑफर जो है पेशकश बहुत शुक्रिया, वो सऊदी अरब की तरफ से हो सकती हैं, लेकिन असर रुकावट भारत है। बहुत शुक्रिया खालिद क़यूम साहब, शफीक साहब, सलमान साहब, यंग सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल मुलाकात होगी। भारत के हवाले से जो बात हुई, जब उनके रहनुमा वल्लभ भाई वगैरह जब ये कहते थे कि पाकिस्तान का हमने वजूद ही ख़त्म कर देना है, चाहे हमें चीन तक जाना पड़े, जो मुल्क पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहा, उसकी छोटेपन की एक आखिरी मैं बता दूं, करतारपुर राहदारी से हमारे सिख भाई आते हैं यहाँ के, वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। भारत ने पाबंदी लगा दी है कि कोई नहीं आएगा। इससे अंदाज़ा कर लें कि कितना कुशादा दिल है। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।